बात इसी साल अगस्त की है, करीब 4 महीने पुरानी। ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह था कि शायद वो ऐसा ना करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को चौंकाया इस ऐलान के साथ कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है और उसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर वो रिकग्नाइज़ करता है, उसे मान्यता देता है। जब ये हुआ अगस्त में, तो उसके बाद 17 अगस्त ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के कुछ दिन बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उन्होंने इस लेटर में अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में या फ़िलिस्तीन को लेकर आपका जो स्टैंड है उससे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जो यहूदी समुदाय के लोग हैं उनको ख़तरा हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की यहूदियों को लेकर जो पॉलिसी है उस पर भी अपनी नाराज़गी जताई। लेकिन ये नाराज़गी तब एक पॉलिटिकल इशू लग रहा था, इसलिए कि इजराइल नहीं चाहता था कि फ़िलिस्तीन को ऑस्ट्रेलिया जैसा देश मान्यता दे। तो खैर, उस वक्त रिश्तों में करवाहट आई थी बेंजामिन नेतन्याहू और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर के बीच। 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने के बीच 14 अगस्त की तारीख आती है और 14 अगस्त यहूदी समुदाय के लिए, 14 दिसंबर माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा ख़ास दिन था। उसकी वजह यह थी कि 14 अगस्त से एक इनका फेस्टिवल शुरू होता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्यौहार। और दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी हो, वो इस त्यौहार को बहुत तल्लीनता के साथ मनाते हैं, बहुत पाबंदी के साथ मनाते हैं। अब इस त्यौहार का नाम ही है फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का त्यौहार। तो इसका मतलब होता है कि इसमें रोशनी होती है, जैसे अपने यहाँ दीपावली है, दिवाली में दिया जलाते हैं, रोशनी होता है, घरों को सजाया जाता है। लेकिन यहूदियों के इस त्यौहार में उनकी मान्यता है कि दिया जलाएंगे, दीप। और ये त्यौहार 8 दिन और 8 रात तक चलता है। हर दिन शाम को, जैसे ही शाम होगी, ये लोग एक नया दीप जलाएंगे, 8 दिन तक लगातार, हर दिन एक नया। तो 8 दिन 8 रात तक इस त्यौहार को मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट को। और पूरी दुनिया में बसे हुए जितने भी यहूदी हैं वो इस त्यौहार को बहुत पाबंदी से मनाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 1,15,000 से 1,20,000 के करीब यहूदियों की आबादी है, जो ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा अराउंड 46,000 यहूदी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहते हैं। लेकिन सिडनी में भी इनकी तादाद करीब 25,000 के आसपास है। तो कल ही 14 दिसंबर को इस त्यौहार का पहला दिन था। सिडनी में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए एक ख़ास जगह पर जाते हैं, जहां वो हर साल इस त्यौहार को मनाते हैं, और यह है आर्चर पार्क। आर्चर पार्क सिडनी के एक खूबसूरत बॉन्डी बीच के करीब है। बॉन्डी बीच पर ही है, लेकिन उसी का एक हिस्सा है, पर थोड़ा सा अलग है। वहाँ घास है, मैदान है, पार्क है। तो उसी पार्क में तमाम यहूदी शाम से ही जमा हुए, म्यूज़िक सब बज रहा है, लोग खुश हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठा हुए फेस्टिवल ऑफ लाइट को मनाने के लिए। सब इसी अपने मगन में थे, त्यौहार मना रहे थे। शाम के ठीक 6:47 हुआ, 6:47 PM। जैसे ही 6:47 हुआ, संगीत बज रहा है, लोग मना रहे हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। अचानक पटाखे जैसी आवाज़ आती है। पहले तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ तो संगीत का शोर, कुछ लोग अपना मस्ती में डूबे हुए हैं। पास में बीच है, बॉन्डी बीच, तो माहौल वहाँ का इसी तरह का। लेकिन फिर अचानक बहुत तेज़ पटाखों की आवाज़ आने लगी। लोगों को लगा पता नहीं क्या हो रहा है। तब तक उसी भीड़ में जो लोग सब वहाँ इकट्ठा हुए थे, कुछ लोग ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए। जैसे ही ज़मीन पर गिरना शुरू हुए, कुछ लोगों ने देखा उनके जिस्म से खून निकल रहा है। उन्हें बात समझ में आई कि ये पटाखा नहीं, ये गोलियों की आवाज़ है। अब जैसे ही ये हुआ तो भीड़ में से शोर, शूट आउट। अब जैसे ये शोर बढ़ा, लोग बदहवास, जिसको जिधर मौका मिला जान बचाने के लिए, अब वो भागने लगे। एक अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे हैं कि कोई आड़ मिल जाए, उस आड़ में छुप जाऊं, अपनी जान बचाएं। और उधर गोलियां लगातार चल रही हैं। जिस जगह पर यह पार्क, जहां पे यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, उसी जगह पर एक फुट ब्रिज था। और वो फुट ब्रिज जनरली बीच तक जाने के लिए, बीच पहुंचने वाले लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अचानक कुछ लोगों ने देखा कि फुट ब्रिज की 2 तरफ 2 लोग खड़े हैं और दोनों के हाथों में बंदूक है।
गोलियां उसी फुट ब्रिज से चल रही थी और फुट ब्रिज पर जो शूटर थे उनको एडवांटेज ये था कि फुट ब्रिज ऊंचाई पर और ये सब नीचे, तो वहाँ से निशाना लेना बड़ा आसान था। तो जैसे उन्होंने देखा वो उसकी गोलियों की जद से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। बीच पर हमेशा सिक्योरिटी यानी कि न्यू साउथ वेल्स जिसके तहत ये सिडनी आता है, वहाँ की पुलिस भी मौजूद थी। जब पुलिस को समझ में आया तब तक पुलिस ने देखा कि किधर से गोलियां चल रही हैं। पुलिस उन दोनों शूटरों को घेरने की कोशिश करने लगी। गोलियां चल रही, इसी दौरान में एक शख्स जो वहां बीच पर आया था अपने फैमिली के साथ, उसने देखा कि फुट ब्रिज पर एक शूटर गोली चला रहा है और उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ है और वो उसके साइड में है और थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि पीछे की तरफ से वो गाड़ियों की आड़ लेता हुआ अचानक उस शूटर के करीब पहुंचता है अपनी जान जोखिम में डालकर और सीधे उसको पीछे से धर दबोचता है। सबसे पहले वो उसके बंदूक पर काबू पाता है, उससे बंदूक छीनता है और फिर उसी छीने हुए बंदूक का निशाना अब उसी शूटर की तरफ कर देता है। वो उसके पैर में गोली चलाता है। इस दौरान में उसे पता नहीं था कि दूसरे शूटर ने तब तक देख लिया, तो जिस शख्स ने उस शूटर को दबोचा था दूसरा शूटर उसकी तरफ अपने बंदूक का रुख कर देता है, 2 गोली चलाता है, कंधे में लगती है उसको एक गर्दन के पास और फिर वो घायल हो जाता है। इस दौरान लोकल पुलिस हेडक्वार्टर तक खबर दे चुकी थी। आसपास जितने भी करीबी न्यू साउथ वेल्स पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस पर्सनल थे उन सब का रुख अब बीच की तरफ था और वो बीच की तरफ भागते हैं। उधर गोलियों की आवाज़ अब भी आ रही है। एक शूटर एक तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है, जख्मी है अभी, लेकिन दूसरा शूटर अभी भीड़ की तरफ लगातार गोलियां चला रहा है, लोग भाग रहे हैं और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है क्योंकि बीच के इर्द गिर्द तमाम कैमरे थे। फिर न्यू साउथ वेल्स पुलिस पहुंचती है, उसके बाद 2 तरफ से शूटर को घेरती है और आखिरकार शूटर की तरफ फिर गोलियां दागी जाती हैं और दूसरा शूटर भी ज़मीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को उठाती है, फ़ौरन अस्पताल ले जाती है। उनमें से एक मर चुका था, दूसरा सीरियस था, उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, उसका इलाज चल रहा है। जब इन दोनों शूटरों की शिनाख्त हुई फिर पता चला उनकी सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए कि वहीं पे एक कार खड़ी है, इसी कार से ये दोनों आए थे। उस कार से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला, उस लाइसेंस में नाम लिखा हुआ था नवेद अकरम, उम्र 24 साल। अब पुलिस नवेद अकरम एड्रेस घर की तरफ पता करती है कि ये कौन है। उधर दूसरा शख्स मर चुका था, नवेद से पूछताछ हो नहीं सकती थी क्योंकि वो सीरियस था, क्रिटिकल था। थोड़ी देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिडनी में ही एक लोकेशन से पता चलता है कि नवेद का घर कौन सा है। वहाँ एक लेडी थी, उसका नाम था वेरेना नवेद अकरम की माँ थी, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, ऑस्ट्रेलिया की ही। जब उससे पूछा गया तो पता चला कि जो दूसरा शूटर मारा गया है उसका नाम साजिद अकरम है, साजिद अकरम। तो साजिद अकरम असल में नवेद अकरम का बाप था। उसकी उम्र होगी करीब 50-52 साल और नवेद अकरम की उम्र 24 साल। तो ये दोनों बाप बेटे थे। बाप यानी साजिद अकरम पुलिस की गोली से मारा गया और नवेद अकरम पुलिस की गोली और जो शख्स ने उसको दबोचा था उसकी गोली से घायल था। जिस शख्स ने अपनी जान पर खेल कर नवेद अकरम को दबोचा, उससे बंदूक छीना, बाद में पता चला उसका नाम अहमद अल है। अहमद अल ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, वहीं का रहने वाला, और उसने ही अपनी जान पर खेल कर नवेद अकरम को पकड़ा था। अब इसके बाद उधर 20 से घायलों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक गिनती हुई, कुछ लोग क्रिटिकल थे, अस्पताल पहुंचे, उनकी मौत हो गई। 16 बेकसूर लोग जो अपना त्यौहार मनाने के लिए आए थे, फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्यौहार, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। 16 लोगों की मौत हुई, 35 घायल हुए। 50 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई बाप बेटे ने। अब इसके बाद बाप बेटों की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि बाप और बेटे, बाप 1998 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, यानी साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया ये पढ़ाई के लिए पहुंचा था। वहाँ एक सिडनी के कॉलेज में इसको दाखिला मिला और स्टूडेंट वीज़ा पर आया था। बेसिकली ये पाकिस्तानी मूल से था, लेकिन पाकिस्तान के बाद किस देश में गया इसकी अभी जांच हो रही है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा स्टूडेंट वीज़ा पर, वहाँ उसने एडमिशन लिया। वहीं उसकी मुलाकात कॉलेज में वेरेना नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की से हुई। फिर वेरेना से उसने शादी कर ली। जब उसने शादी कर ली तो अब उसका जो वीज़ा है
वो वीज़ा बदल गया क्योंकि उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थी, तो वो वहाँ का रेजिडेंट हो गया, सिटीज़न नहीं हुआ लेकिन रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा उसको मिल गया। 2001 में फिर वेरेना और साजिद को एक बेटा हुआ जिसका नाम नवेद अकरम रखा गया। अब नवेद अकरम चूँकि पैदाइशी ऑस्ट्रेलियन था, उसकी माँ ऑस्ट्रेलियन, जन्म वहीं हुआ, तो बर्थ के हिसाब से वो अपने आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो गया। तो ये बाप बेटे, और साजिद का सिडनी में अपना फलों का कारोबार था, बिजनेस था। तो ये 3 लोग थे। वेरेना से जब पुलिस पूछने के लिए पहुंची कि तुम्हारे बाप और बेटे ने ये सब कुछ किया है, तो वो हैरान थी, दंग थी। उसने कहा मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। उसका कहना था कि संडे की शाम यानी 14 दिसंबर की शाम उसके हस्बैंड साजिद अकरम ने ये कहा था कि वो अपने बेटे नवेद के साथ मछलियाँ पकड़ने जा रहा है। ये कहकर घर से निकला था और अक्सर संडे को जाया करते थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था। साजिद अकरम के पास कुल 6 बंदूकें थीं और सारी लाइसेंसी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंसी गन के लिए बड़े सख्त कानून हैं, और उसकी वजह है 29 साल पुराना एक इंसिडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और वो 29 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में एक शख्स ने अकेले अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग में 35 लोग मारे गए थे। उसी इंसिडेंट के बाद, ये पर्थ में इंसिडेंट हुआ था, इसी इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर या उसके लेकर लाइसेंस को बड़े सख्त कानून बनाए गए, और फिर दोबारा में इस तरह का मास किलिंग नहीं हुआ, नरसंहार नहीं हुआ। लेकिन अब हुआ तो इसकी वजह क्या थी? तो कार से साजिद और नवेद अकरम के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा पुलिस ने IS का एक झंडा भी बरामद किया, इस्लामिक स्टेट बगदादी वाला। वो झंडा भी बरामद किया और अब इस बात की तफ्तीश हो रही है कि क्या इन दोनों का कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगस्त वाले UN के रेजोल्यूशन से इसका क्या कनेक्शन है? तो इन सारी चीज़ों की अब जांच चल रही है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मास किलिंग के बाद स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की नीति यहूदियों को लेकर गलत थी और यही वजह है कि ये इतने सारे यहूदी जो बेकसूर थे वो मारे गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट, इन सब की नीतियों को एक तरह से कोसा और कहा कि ये एंटी यहूदी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर ने कहा कि एक बार 2019 में नवेद, खासतौर पर अकरम के बारे में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने पूरी तफ्तीश की थी कि इसका कोई क्रिमिनल सिंडिकेट से लिंक हो, किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियाई सीक्रेट जो सर्विसेज है वहाँ की एजेंसी खुफिया, उन्होंने पूरी जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद से कभी इन दोनों की गतिविधियों पर कभी कोई शक भी नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक फेस्टिवल ऑफ लाइट के दिन बाप बेटे का यूं जाना, ये भी अभी तक की तफ्तीश में है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये एक प्री प्लान था और इन्होंने इसके लिए लंबी तैयारी की थी। उसकी वजह ये है कि शायद इन दोनों को मालूम था कि 14 दिसंबर को यहूदियों के रोशनी के त्यौहार का पहला दिन होता है जो 8 दिन चलेगा, और पहले दिन सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इन्हें यह भी पता था कि इससे पहले इसी बॉडी बीच के पास यहूदी समुदाय शाम को दीप जलाने के लिए इकट्ठा होते थे। यानी उन्होंने पूरी एक तरह से इस पर रिसर्च किया, पूरी प्लानिंग की, पिछले सालों में जैसा हुआ वो भी देखा, और फिर इस जगह को इसलिए भी चुना कि यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, टूरिस्ट प्लेस है, पुलिस वाले होते हैं, दूर दूर पर होते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से ये पुलिस का मानना है कि ये सब कुछ पहले से एक प्लान करके किया गया मास किलिंग है। इत्तेफाक से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आया, और वो पोस्ट है इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर और कैप्टन रहे, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं, माइकल वॉन। जब ये शूट आउट हुआ तब माइकल वॉन इसी बॉन्डी बीच पर मौजूद थे। उन्होंने भी गोलियों की आवाज़ सुनी, फिर देखा अफरा तफरी, लोग चिल्ला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाते हुए पास के एक रेस्तरां में जाकर जान बचाई, वहाँ छुप गए। बाद में फिर पुलिस के आने पर माइकल वॉन को वहाँ से निकाला गया। इस इंसिडेंट के बाद माइकल वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं। माइकल वॉन, ये उनकी तरफ से डाला गया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि इन बाप बेटे के पीछे कोई और तो नहीं है। इसके अलावा अगर IS का झंडा मिला इस्लामिक स्टेट का,
तो क्या सिडनी में उनकी मौजूदगी है, क्या इनका पूरा कोई गैंग है, गिरोह है? तो अब एक शख्स तो मर चुका है, बेटा अभी जिंदा है, लेकिन क्रिटिकल, उसकी हालत भी बेहद नाजुक है। तो अगर वो बच गया तो बहुत सारी जानकारी सामने आ सकती है, वरना फिर अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के ज़रिए सिडनी पुलिस यानी कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस इस घटना की सारी जानकारी को सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी शूट आउट एट सिडनी की बात।